human beings are alive or living things. Are alive or living things. No. हाँ लेकर आया तो पानी दे देना मुझे. The most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement. तो सबसे important criteria कि कोई भी जो thing है वो alive है या नहीं है, मतलब living है या non living है, वो है movement. तो movement से पता चलता है कि कोई भी चीज़ वो alive है या non living है. उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है all the living things which are alive move by themselves without any external help. For example, the movements in most of the animals are fast and can be observed easily, but the movements in plants are usually slow and observed with difficulty. तो जितनी भी living things हैं which are alive move by themselves without any external help. तो जितनी भी living things हैं they move by themselves. अब जैसे हम ही हैं, हमको किसी मोटर की ज़रूरत थोड़ी है कि कोई मोटर लगेगी उसको स्टार्ट करेंगे तब हम चलेंगे, ठीक है. तो we move by ourselves, ठीक है. इंटरनली एनर्जी आती है by the process of respiration. रेस्पिरेशन से ही एनर्जी आती है, बताऊंगा रेस्पिरेशन में. तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं दे मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल मूवमेंट, ठीक. अच्छा, अब इसमें जो एनिमल्स का मूवमेंट है वो तो आसानी से देखा जा सकता है. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली. देख लेते हैं ना कि हम अभी यहाँ खड़े थे, अभी चलकर इधर आ गए, तो हमारा मूवमेंट, एनिमल्स का मूवमेंट, ह्यूमन बींग्स का मूवमेंट वो तो देखा जा सकता है, लेकिन प्लांट्स का मूवमेंट देखा नहीं जा सकता. मतलब इट कैन बी ऑब्जर्व बट इट कैन बी ऑब्जर्व विद डिफ़िकल्टी. वो कैसे देखते हैं? ऐसे देखते हैं कि एक प्लांट लगा दिया और एक प्लांट है, उस प्लांट के बराबर में सामने, एक्चुअली उसके सामने एक कैमरा सेट कर दिया और उसके बाद वो जो प्लांट है उस प्लांट में हम रेगुलरली पानी देते जा रहे हैं, ठीक है. और जो प्लांट है, प्लांट के बराबर की दीवार पर हमने पेन से एक मार्किंग लगा दी, एक मार्क लगा दिया, ठीक. अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने कैमरा इस तरह से सेट कर रखा है कि 1 घंटे में वो एक पिक्चर उसकी क्लिक कर लेता है, ठीक. और हमने इसी प्रोसेस को पानी हम धीरे धीरे उसमें डेली रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पानी हम दे रहे हैं, ड्रिप सिस्टम से दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके पानी उसमें जा रहा है. तो हम 3 दिन 4 दिन में ऑब्जर्व करते हैं. 3-4 दिन में कितना हो जाएगा? 3 दिन में मान लीजिए तो 72 फोटोग्राफ्स आ जाएंगी, ठीक है. उस 72 फोटोग्राफ्स में हम ये देखेंगे कि पहली फोटोग्राफ और जो 72nd जो फोटोग्राफ है वो वाली फोटोग्राफ में हम देखेंगे 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का फ़र्क पड़ गया, मतलब वो जो प्लांट है थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है. तो इनका मूवमेंट इतना स्लो होता है, इनका मूवमेंट ग्रोथ वाला मूवमेंट होता है. इट कैन बी ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी, बहुत स्लो मूवमेंट होता है, ठीक. और एनिमल्स का मूवमेंट ये है कि फटाफट इधर से उधर दौड़े, उधर से इधर दौड़े, तो वो दिखाई दे जाता है कि देखो किसी की बेल बजाएगी, किसी की बेल बजाएगा, और कभी किसी की बेल बजाएगा, कभी किसी की बेल बजाएगा, ठीक है. सरकाज़म समझते हैं ना आप लोग? ऐसा लगे तो कर रहा हूँ. अब देखिए, जैसे हमारा फ्लैट है 702, ठीक है. 701 के आगे तुम खड़े हुए टक्कर कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे ना एक दिन वहाँ पर सामने, तो उनका जो दरवाज़ा है, उनके दरवाजे पर एक स्टिकर लगा हुआ है, उनका एक स्टिकर लगा हुआ है. कभी पढ़ना ये नहीं कि आप सारे खड़े होकर दरवाजे पर स्टिकर पढ़ने देंगे. जैसे हमारा दरवाज़ा है ये वाला जाली वाला गेट है, तो ऐसे ही उनका भी एक जाली वाला गेट है. उन्होंने उसके ऊपर एक स्टिकर लगा रखा है, उस पर लिखा हुआ है कृपया घंटी बजाने के बाद इंतज़ार करें, अंदर वाला चलकर आएगा, उड़ कर नहीं. हाँ, ये लिखा हुआ है. हाँ, लिखा है मेरे बराबर वाले को. हाँ, तो कई बार होता है ना कि एक ने बेल बजाती, फिर टिंग टिंग, फिर टिंग टिंग, है ना. अरे भाई अंदर से जो भी आ रहा है, सर आप के बच्चे को एक बार बता रहे थे रुक जाओ यार आ रहे. तो अब देखिएगा, अगला पॉइंट है एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स. एनिमल्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चलकर जा सकते हैं और या फिर अपने बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बॉडी पार्ट्स अपने मूव करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स, एन एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स. तो हम फ्रॉग का मूवमेंट कैसे पता लगाते हैं कि फ्रॉग चलता नहीं? कभी चलते हुए देखा किसी फ्रॉग को? चल रहा है धीरे धीरे, जंप सीधा छलांग एक जगह से दूसरी जगह. अरे फ्रॉग को चलते हुए देखा है? हाँ नहीं, वो छोटे कदम नहीं रहता. ठीक है. घोड़े को सोते हुए देखा है? घोड़े को सोते हुए देखा है? हाँ सर. कैसे सोता है? बैठ कर सोता है. बैठ कर सोता है सर. वो लेटता नहीं है तो बैठता है. हाँ, वो सर कच्ची मिट्टी पे बैठता है, वो जब सोता है. खड़े. चलो जी, सही बता रहा लड़का.
घोड़ा अपनी लाइफ में कभी बैठता नहीं है, पता है? सही है। कभी बैठता ही सर बैठता है, कच्ची मिट्टी पे बैठता है। कभी बैठता ही नहीं है। सर मैंने देखा है। चलिए जो भी है, बट सोने के लिए नहीं बैठता हूँ। जो फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ कि घोड़ा बैठ गया, समझ लीजिए वो अब मतलब उसका नंबर आने वाला है, आने वाला है, जल्दी ही बीमार पड़ के खत्म हो जाएगा। तो घोड़ा कभी बैठता नहीं है, खड़े खड़े ही सोता है। कभी देखना घोड़े का जो मतलब जहाँ पर वो रहते हैं घोड़े, अस्तबल बोलते हैं उसको, जहाँ पर वो रहते हैं। हाँ, मेरे को इंग्लिश में स्टेबल। अस्तबल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेबल। स्टेबल। अच्छा, तो वो जो है उसमें सिर्फ उतनी ही जगह बनाई जाती है, इतनी ही जगह बनाई जाती है जिसमें वो खड़ा रहे, बैठने की जगह नहीं होती। ठीक है, चलिए जी आगे चलिएगा। अब है कि फ्रॉग का मूवमेंट देखा, फ्रॉग का मूवमेंट देखा जा सकता है क्योंकि फ्रॉग जो है वो सिर्फ जंप करता है। और एथलीट का मूवमेंट कैसे देखा जा सकता है कि एथलीट भागता है। भाग अगर वो भाग रहा है तो ठीक है, मूवमेंट होगा उसका। फिर है प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, शूट्स एंड रूट्स। द प्लांट पार्ट मूव टुवर्ड्स अ स्टिमुलस सच एज सनलाइट, ग्रेविटी और वाटर एटसेट्रा। हमने कहा स्टिमुलस का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई आया हमें गाली देकर चला गया, है ना, अब हमने क्या करा, हम चुपचाप बैठे हुए थे, हमने दौड़ना शुरू कर दिया उसके पीछे, छोड़ूंगा नहीं आज तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने हमको स्टिमुलेट कर दिया, तो वो स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस है और हम स्टिमुलस के बदले में रिएक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि कभी भी कोई इंसान अगर सुन नहीं रहा है आपकी, आप बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो बोलते जा रहे हो, वो जवाब नहीं दे रहा, आप उसको गाली देते हो वो तुरंत पलट कर बोलेगा। ठीक है, तो ये है कि उससे जवाब निकलवाने का तरीका। सर मेरे को तो फिर भी सुन जाते हो। और बहरा भी बोल देते हैं तो भी उसको सुनाई दे जाता है। क्या? हाँ तो बात है, मतलब सर अपन उसे इग्नोर जिसको सुनाई ही ना देता। तो अब आप सुनिएगा कि दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं या हम किसी भी तरीके का कोई एक्शन करते हैं तो उसके बदले में रिएक्शन। तो अब आप ये देखिएगा जो स्टिमुलस की बात क्या हो गया तुम दोनों को, अलग अलग बिठाओ। अब जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब क्या है कि हम कुछ कर रहे हैं ऐसा जिससे अगला रिएक्शन दे। तो अगर सनलाइट आती है तो प्लांट्स जो है ज़्यादातर सनलाइट की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, सनफ्लावर। हाँ सनफ्लावर तो पूरी तरह से झुक जाता है उसकी तरफ, लेकिन ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे झुक ही जाते हैं, हल्का फुल्का। अब इसी तरीके से जो ग्रेविटी होती है, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, खास तौर पर प्लांट्स के रूट्स की बात करते हैं, तो प्लांट्स के रूट्स नीचे की तरफ ही क्यों ग्रो करते हैं, ऊपर की तरफ क्यों नहीं निकल जाते हैं? सॉइल वाटर न्यूट्रिएंट सब कुछ है तो वो सब कुछ नीचे की तरफ है, और वैसे भी उसको नीचे की तरफ इस वजह से जाना होता है क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ ही खींचेगी। ठीक है, कभी ऐसा थोड़ी है कि आज मेरा दीवार पर चलने का मन कर रहा है, दीवार पर चलूंगा। ठीक है, आज मेरे को टेढ़ा चलने का ऊपर ही होता है। ना? सर एक डाउट है अभी हाँ सर, जैसे मान लो एक पॉट है उसको हमने उल्टा कर दिया, फिर क्या वो ऊपर ग्रो करेगा या क्या करेगा? बहुत बढ़िया। अगर प्लांट को हमने ऊपर ग्रो कर दिया तो प्लांट के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रूट और एक होता है शूट। रूट जमीन के नीचे, शूट जमीन के ऊपर। हाँ। शूट हमेशा शो करता है। अच्छा, इसको ग्रेविटी वाला जब स्टिमुलस होता है तो ग्रेविटी को हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का जियो जियो, अरे मैं बता रहा हूँ, सब लिखा है सर, इधर सब लिखा है। जियो का मतलब होता है, जियो इज डिराइव्ड फ्रॉम ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी जो है वो ग्रेविटी से रिलेटेड है। तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब ये है कि जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या है कि ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है और रूट भी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। शूट जो है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, मतलब ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है लेकिन शूट ऊपर की तरफ करता है ग्रो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने पौधे को लिया और उल्टा कर दिया और 2-3 दिन तक आपने उसको उल्टा ही रखा, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी जो रूट है जो ऐसे सीधी है वो ऐसे मुड़ जाएगी नीचे की तरफ। इसको कैसे देखा जा सकता है, इसको हम उसको निकाल कर देख सकते हैं कि पहले जो रूट सीधी थी, नीचे जब लगा होता तो सीधी थी, अब उसको उल्टा कर दिया तो अब उसकी रूट सीधी होनी चाहिए लेकिन वो मुड़ जाती है इस तरह से। और जो ऊपर जो शूट है, शूट नीचे की तरफ ना जाकर शूट भी ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि शूट की प्रॉपर्टी है कि वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, नेगेटिव का मतलब ग्रेविटी के अपोजिट, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी के साथ। ये होता है, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा धीरे धीरे सारे टॉपिक्स अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा। पेज नंबर 2 पर आइए। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाई themselves. The characteristics of living things are as follows. 7 कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग थिंग्स के। पहला है लिविंग थिंग्स कैन मूव बाई themselves, अपने आप चल सकते हैं। दूसरा,
लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड एयर और वाटर चाहिए। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, इस टेबल को जिंदा रहने के लिए ऐसा थोड़ी है कि इसको पानी चाहिए, डेली पानी डालना है इसके ऊपर, जिंदा रहेगा। जिंदा ही है, मतलब मरा हुआ ही है। मतलब सर पेज ढीला हो गया तो पेज टाइट कर देंगे। हाँ, बस पेज टाइट कर देंगे, वो तो रिपेयरिंग हो गई, ठीक है। अच्छा, थर्ड देखिएगा, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती है, ठीक है ना। ये नॉन लिविंग है तो आज भी इतनी बड़ी है तो कल भी इतनी ही बड़ी रहेगी, ऐसा तो नहीं है कि ऊपर तक टेबल बड़ी हो गई, ठीक है। फोर्थ है, एक बार गमला टूट गया था बचपन में मुझसे, तो मैंने उसमें ना जो सरिया पड़ा हुआ था छत पर, वो गाड़ दिया था उसमें। मैंने कहा बड़ा हो जाएगा, फिर पिटा था घर में। अच्छा फोर्थ, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। सरिया होता है, सरिया लोहे का सरिया होता है, तो रखा हुआ था, मैंने गमले में गाड़ दिया था और पानी भी दे रहा था उसमें। मैं आप सोच रहे थे वो ग्रो है और मैंने सोचा कि बड़ा होगा, और मैं पता नहीं फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, बहुत छोटा था। फिर मैं पिटा, क्यों? क्योंकि वो सरिया गाढ़ा ऐसे था कि भाला खराब हो गया। फिर मेरी ज्योग्राफी बदल गई थी फिर उसके बाद देखिए, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। तो लिविंग थिंग्स जो है दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम का मतलब क्या है? भाई गर्मी होगी तो पसीना आएगा, सर्दी होगी तो हम सिकुड़ जाएंगे, तो लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। अगला है, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। रेस्पिरेशन का मतलब रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड की से एनर्जी को रिलीज करवाना, इसको ऑक्सीडेशन का। हाँ, ऑक्सीडेशन एक्चुअली वो ऑक्सीडेशन ही है, ऑक्सीडेशन को ही रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड के ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मैं वही तो बोला। हाँ हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम देयर बॉडी। पॉटी, शूशू, ये जो है एक्सक्रीशन, समझते हैं? क्या? चलिए जी, अरे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स का बाहर निकलना, यूरिन हो गया, पॉटी हो गई, तो ये एक्सक्रीशन ही तो है। उसके बाद एक्सक्रीशन, उसके बाद रिलैक्स, उसके बाद रिलैक्स। भाई वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से जब एक्सक्रीट हो जाता है तो इंसान रिलैक्स कर जाता है, तो रिलैक्स है उसके बाद। 7 देखिए, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस। तो लिविंग थिंग्स जो है, लिविंग थिंग्स के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, उसके बाद देखेंगे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ आ जाएगी भी थोड़ी देर में, चिंता मत। वो उधर से आवाज़ आ रही थी, वो मुड़कर देख रही थी पीछे, मैंने कहा आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। लाइफ प्रोसेसेस, अब लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या प्रोसेसेस हैं। लाइफ मतलब ज़िंदगी के बने रहने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जो कोई भी एक एनिमल की या ह्यूमन बीइंग की बॉडी फॉलो करती है। तो पहला है, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फर्स्ट है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन का मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि सांस लेकर उससे एनर्जी को डिराइव करना। न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन पेज नंबर 2 पर है, पेज नंबर 2। फिर सेकंड है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट का मतलब ये जो हमने फूड खाया है, जो हमने फूड खाया है उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स निकला, जहाँ जहाँ बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है वहाँ चला गया। बॉडी के जिस पार्ट को कैल्शियम की ज़रूरत है वहाँ कैल्शियम चला गया, जिस पार्ट को प्रोटीन की ज़रूरत है वहाँ प्रोटीन चला गया। तो इस तरह से चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होना एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। फिर रेस्पिरेशन में डिटेल में समझाऊंगा। सांस लेना, उससे ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होना, फिर सांस जो CO2 बनता है मैं समझा दूँ। फिर है एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। फिर थर्ड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बैठा हूँ तो बैठा हुआ हूँ, फिर मेरे को लगा कि नहीं स्कूल जाना है या कहीं किसी से मिलने जाना है, अपने माइंड से अच्छा चलो कि कोई ऐसी जगह जाना है कि चलते जाना है, चलकर पहुँच रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि मसल्स के साथ में कोऑर्डिनेशन करना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि जान लगा रहे हैं और दौड़ के जा रहे हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ हम बहुत तेज़ी से पहुँचना चाहते हैं, जल्दी जाना चाहते हैं, तो इतना दौड़ रहे हैं, इतना दौड़ रहे हैं, इतना तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि यही भूल गया कि भाई अब तो गिर सकता है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है स्पीड को। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये होता है। अरे पूरे अपने एक्शंस पर कंट्रोल करना, हार्मोन्स पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बॉडी करेगी, ठीक है ना। तो हार्मोन्स पर कंट्रोल जनरली नहीं होता है, वो नज़रें हटाकर होता है कंट्रोल। कैसे? इस सामने गुलाब जामुन रखा हुआ है तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा एक्सक्रीट होगा ही होगा, अगर आप उसको देख रहे हो, और अगर आप उसको नहीं देखोगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल्स हैं।
ऐसे मतलब सर एग्जाम्पल्स किसी को हैं मार रहे इस हैं चैप्टर में। मार रहे नहीं, दूसरी बात सुनो, ये तो इसके साथ हमारा जो बॉडी है, बॉडी में स्टमक के ठीक ऊपर यहाँ पर पेनक्रियाज नाम का एक ग्लैंड होता है, Yes, sir. ठीक है। वो क्या कंट्रोल करता है? बॉडी का शुगर लेवल, इंसुलिन, ठीक है। आपने बीमारी का नाम सुना होगा, डायबिटीज, हाँ। वो उसको कंट्रोल करने का काम पेनक्रियाज करता है। पेनक्रियाज में अगर डिसऑर्डर हो गया तो इंसान को डायबिटीज हो तो जाती है। क्या सेक्रेट करता है? इंसुलिन इंसुलिन शुगर लेवल मेंटेन रखता है बॉडी का। सर एक वो भी तो ना बाइल जूस जो सेक्रेट करता अरे है। बाइल जूस तो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर उसको करता है। इंसुलिन का इंजेक्शन आता है। हाँ, जिसका शुगर लेवल डाउन हो जाता है उसको इंसुलिन का इंजेक्शन। मेरे बहुत बढ़ गया। अच्छा, और उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, पेनक्रियाज के ऊपर छोटे छोटे से ना 2 ग्लैंड्स रखे रहते हैं, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं, कहाँ पे? एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड तो इधर होते हैं, सर पर पीछे की तरफ। तो वो जो एड्रीनल ग्लैंड होते हैं, एड्रीनो का मतलब होता है जोश। जोश, जब हमको जोश चाहिए, अब जोश हम चाहिए, पैर में चोट लगी हुई है, बुखार हो रखा है, सर में भी दर्द है, चिड़चिड़े हो रखे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन तभी एक भयानक सा कुत्ता दौड़ता हुआ आता है हमारी तरफ। एडल हम भागते हैं, बहुत बुरी तरीके से भागते हैं जान बचाकर कि ये काट लेगा, ये मार डालेगा ये, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो वो जो एड्रीनल ग्लैंड्स है ना, वो एड्रीनल ग्लैंड्स अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। उसको हम सिखाते नहीं, एड्रीनल ग्लैंड चल नहीं, चालू हो जाए, चल मेरे को दौड़ा, हम सिखाते नहीं, वो हमारा माइंड करता है सारा का सारा काम। तो हार्मोन्स को हम कंट्रोल नहीं करते, हार्मोन्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं। जब जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब ये आप देखेंगे ना, तो जैसे मैं इस पर आ रहा हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो पहला पार्ट में लिखा हुआ है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। तो लाइफ प्रोसेस का ये वाला जो हिस्सा है, ये इसी चैप्टर में है, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। दूसरा है ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन, ये भी इसी चैप्टर में है। तीसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक्चुअली ये बहुत वास्ट है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर ही एक अलग है, ठीक है। तो ये जो तीसरा वाला लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका चैप्टर ही अलग है, वो चैप्टर अलग से हम करेंगे। फिर फोर्थ है ग्रोथ, ग्रोथ वाला इसी में करेंगे हम, इसी चैप्टर में। फिर मूवमेंट भी हम इसी चैप्टर में करेंगे। फिर छठा है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन भी बड़ा है, उसका भी हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, वो एक चैप्टर है, तो वो भी हम अलग से करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाते हैं अब एक एक करके। ये टोटल 6 लाइफ प्रोसेसेस लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन 6 में से 2 को निकाल दो जिनके चैप्टर्स अलग हैं, तो 4 बचते हैं, वो 4 इसी चैप्टर में करना। अब आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में जो पहला वाला लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, इतना आ रहा है अभी ज़्यादातर स्कूल्स में न्यूट्रिशन तक। पार्ट आ रहा है। हाँ, किसी के में न्यूट्रिशन तक आ रहा है, किसी के में न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन तक भी आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है जिंदा रहने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। पहला पॉइंट, फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फूड एक फ्यूल है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबको एनर्जी प्रोवाइड करता है। पेज नंबर 3 पर आ जाओ। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में है, द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surroundings and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of its body constituents like tissues and organs. Biosynthesis का मतलब क्या है? Biologically synthesis, synthesis का मतलब प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इस तरीके से होता है कि अभी एक छोटा बच्चा पैदा हुआ या छोटा शेर का बच्चा पैदा हुआ, तो वो जो शेर का बच्चा जरा सा है, नन्ना सा है, तो वो धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, ठीक है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जो भी उसका लाइफ साइकिल होता है उस हिसाब से वो पूरी अपनी ग्रोथ स्टेज पर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले उसके छोटे छोटे पैर थे, वो पैर बड़े हो गए, पहले छोटी छोटी आँखें थी, वो भी बड़ी हो गई। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो वो ऑर्गन्स कैसे बड़े होते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने आसपास से डिराइव करेगा। आसपास जो भी शेर के खाने वाले जो भी मीट प्रोडक्ट्स हैं, वो आसपास जो भी जानवर है उसको खाएगा और वो उसको मतलब अपनी बॉडी को ग्रो करवाएगा। अब ऐसी गोट है, तो गोट घास खाती है, तो उसके आसपास जितना भी घास का या जो भी पौधे हैं वो उसको खाएगी, वो अपना उससे ग्रो करेगी। तो हम ये कहते हैं कि ये जितने भी न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन किसके लिए ज़रूरी होती है? बॉडी के ग्रोथ के लिए, ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। सर, उसके बाद शेर की उम्र क्या होती है? मुझे मालूम नहीं। एग्जाम्पल देखिए, हाँ जी, एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट से आता है। आप ये सोचो, मैं कैल्शियम खाता रहूँगा और मैं बड़ा मजबूत हो जाऊँगा, तो आप दूध ही दूध पीते जा रहे हैं, बड़े मजबूत हो जाएंगे,
मजबूत तो हो जाएंगे, लेकिन क्या है कि आपको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स खाने ही पड़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो सबसे ज़्यादा वीट में और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी खाली खा लेंगे तो बाकी चीज़ें डेफिशिएंट हो मतलब जाएंगी जितनी भी फिर। चीज़ है वो एक बैलेंस न्यूट्रिशन आपको चाहिए। कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी, सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद सेकंड है प्रोटीन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक स्किन, ब्लड एटसेट्रा। तो प्रोटीन मिनरल्स दे आर न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक स्किन, ब्लड एटसेट्रा। तो हमको मिनरल्स चाहिए, हमको प्रोटीन्स चाहिए, किसके सिंथेसिस के लिए? ताकि हमारी स्किन जो है वो ठीक बनी रहे, ताकि हमारा जो ब्लड है ब्लड वो ठीक बना रहे, ठीक है। तो उसके लिए हमको प्रोटीन्स की और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। Nutrition is a process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water by an organism as well as the utilization of these nutrients by the organism. तो न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ इंजेक्शन नहीं है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड, Intake। बस खाए जा रहे हैं, वो न्यूट्रिशन नहीं है। न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हमारे बॉडी पार्ट्स उसको सही से यूटिलाइज भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ हम खा रहे हैं। तो जो खाना है दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन, ठीक है। तो अभी न्यूट्रिशन के भी 5 स्टेजेस हैं, वो करवाऊंगा मैं आपको। अब जरा देखिए, सबसे पहले मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो आप में से ज़्यादातर बच्चे को याद भी होगा और पढ़ा तो सभी ने है। देखिए, ऑटोट्रॉफिक, हीटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जानते हैं? ऑटोट्रॉफिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हीटोट्रॉफिक जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। एटोट्रॉप्स पे डिपेंड होता है ना खाने के। हाँ हाँ। Modes of nutrition means methods of procuring food or obtaining food by an organism. There are mainly 2 modes of nutrition. तो 2 मोड होती है न्यूट्रिशन की, एक तो ऑटोट्रॉफिक और एक हीटरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। तो ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कौन हो गए? प्लांट्स। अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको उसके लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, बस इन सब चीज़ों की उसकी ज़रूरत पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो इन सब की हेल्प से प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो मोस्ट बैक्टीरिया आर नॉट ऑटोट्रॉफिक। ज़्यादातर बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। वो भी अपना फूड CO2, सॉइल, वाटर, ठीक है, इन सब से वो डिराइव करते हैं, और लाइट से, इन सब से वो डिराइव करते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। Those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. All the green plants are autotrophs. The autotrophic organisms contain the green pigment called chlorophyll, which is capable of trapping sunlight energy. तो chlorophyll का काम क्या होता है? sunlight को ट्रैप करके रखना, स्टोर करना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। उसके बाद heterotrophic mode अभी देखते हैं, 1 मिनट दीजिए बस। पानी और चाहिए तो रखा है। 840 भाई तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ईशान है। इसका नाम यश, इसका नाम क्या यार, कहाँ से आया? भाई वो तो बोलते ही हैं। अभी से बोलना स्टार्ट नहीं हुआ है, पर जब वो बोलना शुरू करेगा ना तुझे चुप कर देगी। भाई स्कूल जाके थी भाई, फिर बोलेगा वो बजाना बजाना। हाँ सेम क्लास नहीं अरे इसमें चक्कर क्या है? क्लास की सेम वो मैं लियो हाँ भाई देखेगा भाई। पर क्या मैं को देख रहा चैप्टर भी देखना। भाई पीछे भाई वो क्यों हो रहा है? पेंसिल नहीं है ना भाई, वो उसपे कौन सी हाँ तो वही तो देख भाई, ये ना मैट्रिक्स की वो लाल वाली चीज लियो। वही साफ
राउंड 215 भाई तुमसे वही है ना। हाँ भाई क्या और तुम हमको बड़ा और तुमको छोटा भाई नहीं बड़ा भाई रेटिंग अच्छी है। चलिए जी, अब जरा देखिएगा heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and water and depends on other organisms for its food. तो heterotrophic mode of nutrition वो nutrition है जिसमें कुछ नहीं, वो नीचे वो लगा उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से सिर्फ अपनी न्यूट्रिशन की नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते, तो उनको किसी और मीन्स पर डिपेंड करना पड़ता है heterotrophic को. All the animals have a heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition. तो ज़्यादातर जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, वो भी सब heterotrophic mode of nutrition फॉलो करते हैं, यानी कि अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरी उस पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा दोनों का. सर ये फोन चला रहा है पता फोन के चला रहा, फोटो खींच रहा तुम्हारी बैठ के अभी. है मुझको भी बात सर मैं बुक देख रहा था फोटो इसकी मैं दे दूंगा, मेरे पास रखी नो ब्रोकर और ऐप पर वो हाँ, वो वाली। हाँ. तो वो दिखा दो मुझे तब तुम छोटे थे, अब तुम्हारी थोड़ी हाइट बढ़ गई है. All the animals have a heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition. Those organisms which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water and depend on other organisms for their food are called heterotrophs. उन organisms को heterotrophs भी बोला जाता है. All the animals are called heterotrophs. The non-green plants like yeast are also heterotroph. तो yeast जो है वो भी heterotroph है. आसपास अगर कोई और चीज़ आ जाती है तो वो उसको इंसेक्ट वगैरह भी आ जाता है, उसको भी खा जाता है. सर आगे एल्गी भी कर जाता है ये काम, यीस्ट भी कर जाता है. ठीक है. heterotrophic mode of nutrition की 3 टाइप्स होती हैं. The heterotrophic mode of nutrition is of 3 types. कौन सी? सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और पैसिव. सही. तो saprotrophic nutrition और saprophytic nutrition. Saprotrophic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from decaying organic matter of dead plants, dead animals and rotten blood etc. तो saprotrophic nutrition वो होता है जिसमें animals जो हैं डिके प्लांट्स वो डेड प्लांट्स हों या डेड एनिमल्स हों या सड़ी हुई ब्रेड हो, तो जितने भी जो डेड थिंग्स हैं वो डेड थिंग्स को खाकर और अपना पेट भरते हैं. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism called its host without killing it. ठीक है. कोरोना वायरस पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. तो कोरोना वायरस क्या था, बॉडी के अंदर चला जाता था. हाँ सर डाउट हाँ. सर फंगस उसमें नहीं आना चाहिए. फंगस क्या किसमें आएगा, सैप्रोट्रॉफिक में आएगा या पैरासिटिक? सेप्रोट्रॉफिक जो है ना, सेप्रोट्रॉफिक, एक मिनट ये आएगा आपका. देखिए नानी के लिए बताया पैरासिटिक में. एक मिनट रुकिए, ये सेप्रोट्रॉफिक में आएगा. तो आपने में पैरासिटिक में बताया उसका जो 2 टाइप होता है, एक्टो और एंडो वाला. उसमें यानी एंडो में बताया है. चलो मैं कंफर्म कर लूँगा, हो सकता है उन्होंने सही बताया हो, क्योंकि मुझे पैरासाइटिक इस वजह से लग रहा है क्योंकि ना फंजाई जो है वो किसी की बॉडी के अंदर नहीं जाता, उसको किसी की दूसरे की बॉडी पे जाना होता है और उसकी जो बॉडी है वो होस्ट कहलाती है. होस्ट मतलब मेहमान. जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का मैं एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में आप सभी लोगों को ज़्यादातर पता ही है. ये वायरस बॉडी के अंदर चला जाता था और बॉडी के अंदर जाने पर वो होता क्या था कि वो उसको न्यूट्रिशन जो हम खाना खा रहे हैं वो उसको उससे वो खुद न्यूट्रिशन गेन करने लगता था. और फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती थी कि जब वो हमारे विंड पाइप में जिससे हम सांस लेते हैं उसमें अटक जाता था, तो वो ग्रो कर रहा है तो वो फैलता जा रहा है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी. तो जब सांस लेने में तकलीफ होने लगती थी तो इंसान की डेथ हो जाती थी. ये होता था प्रॉब्लम कोरोना वायरस में. तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वही होता है. पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ये है कि कोई इन्फेक्शन है या कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, बॉडी के अंदर जाकर अब वो ग्रो करना शुरू कर रहा है. अब रोटी खा तो रहे हैं हम, पता चला अंदर से खींच रहा है उसका न्यूट्रिशन, वो सारा का सारा.
ठीक है, अब वो ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है तो हमारा स्टमक के आसपास जहाँ पर भी वो ग्रो कर रहा है तो उस पोर्शन को वो टच करेगा, हम कहेंगे हमारे पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, फिर हम डॉक्टर को दिखाते हैं, तब डॉक्टर बताते हैं कि भाई इस तरह से इन्फेक्शन हो गया, यानी कि कोई वायरस एंटर कर गया, तो फिर वो उसको मारने की या उसको बॉडी से बाहर निकालने की दवा वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल। तो कीड़े पड़ जाना भी होता है क्या? पैरासाइट तो कीड़े पड़ गए सर कीड़े टिक्स हाँ। टिक्स कौन सी Kind कैटेगरी of. में आते हैं? हाँ, टिक्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं? टिक्स एक्टो है डॉग्स शायद। को जो टिक्स? पैरासिटिक नहीं आते हैं शायद। डॉग्स की कौन सी चीज़? अच्छा, वो जो डॉग्स के लग जाते हैं वो पैरासाइटिक होता है। एक्टो में शायद। अब आप ये देखिए, पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑब्जर्व्ड इन सेवरल फंजाई पैरासाइटिक, ठीक है मैम, सही कह रहे हैं। बैक्टीरिया, अ फ्यू प्लांट्स लाइक कसकटा जिसको अमरबेल भी बोलते हैं, एंड सम एनिमल्स लाइक प्लास्मोडियम एंड राउंडवॉर्म्स, ठीक है। तो ये भी सब पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक में ही आएगा वो भी, ठीक। नहीं समझे? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि किसी दूसरे प्लांट पर या किसी दूसरे एनिमल पर वो बैठ गया, अब बैठने के बाद में वहीं से वो एनर्जी डिराइव कर रहा है, उसका खून चूस रहा है जो भी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ वो खा रहा है उसका न्यूट्रिशन, जो वो पैरासाइट है वो उसका न्यूट्रिशन वो डिराइव कर रहा है सारा। न्यूट्रिशन कहीं और जा रहे हैं। अगला देखिएगा, हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉफिक हो गया, पैरासाइटिक हो गया, इसके बाद है हॉलोजोइक। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या है? इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। The ingested food is digested and then absorbed into the body cells of the organism. Holozoic nutrition जो हम फॉलो करते हैं। ओरिजिनल फॉर्म ये फूड खाएंगे और फूड खाएंगे प्रॉपर्ली और उसमें से एनर्जी डिराइव करेंगे, दैट इज हॉलोजोइक मोड ऑफ। समझ गए? तो ये हॉलोजोइक, बहुत समझा। हाँ हाँ वही वही, ठीक है। हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये है, इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि रोटी का टुकड़ा लिया और मुंह के अंदर डाला, दैट इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो सलाइवा है ना, सलाइवा उसमें मिक्स करके उसको एक पेस्ट का फॉर्म देती है, पेस्ट बना देती है जो भी चीज़ हम खाते हैं, ठीक। तो प्रॉपरली फूड को इंजेस्ट करना, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इस वजह से कह रहे हैं कि रोटी अलग तरीके की है, दाल अलग तरीके की है, सब्जी अलग तरीके की, तो कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि एक जैसी चीज़ है वो हम खाते जा रहे हैं, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स को इंजेस्ट करना यानी कि खाना, और फिर उसको डाइजेस्ट करना अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो फॉलो दिस, मतलब उसमें हम भी हैं कि हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। समझ गए? चले पेज नंबर 6 पर आ जाइए। पेज नंबर 6 पर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, the process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। देखिएगा, ये प्लांट सर ये रीजन लीव्स है ना, हाँ रीजन लीव्स है ना, ये, हाँ मतलब लीव वैसे तो बहुत सारी होती है, छोटी Magnify छोटी करके होती है, थोड़ा सा थोड़ा सा एक लीव का थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया। हाँ क्या है एग्जाम्पल है?
बॉटल नीचे रखो। बाहर आ भी नहीं रहा, मतलब नीचे तरफ से। ठीक है भाई, मैं भूल गई। हाँ जी बोलिए। सर एक लीफ सन से बड़ा हो गया। हाँ एक लीफ सन से बड़ा हो गया। हाँ, सन एक्चुअली दूर है ना, तो हम देखते हैं तो हमारी भी हाइट इतनी बड़ी है, लेकिन दूर से देखते हैं तो सन में इतना सा नज़र आता है। इसका मतलब हम बड़े थोड़ी हो गए, वो दूर है बस, इस वजह से छोटा दिख रहा है। सन हाँ, सन दूर है, इस वजह से बड़ा दिखाई छोटा दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा होता क्या है कि यहाँ पर ये एक लीव है। अब क्या है, ये स्टेम है, तो स्टेम से जुड़ी हुई ये लीव, तो सन जो है, सन से एनर्जी आती है, सनलाइट एनर्जी। और सनलाइट एनर्जी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ में मिक्स होकर वो ग्लूकोज बनाती है। इसका एक रिएक्शन है, और वो रिएक्शन आप एज इट इज़ लर्न करेंगे। ये है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी। लिखा हुआ नोट्स में लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूँ उसको एज इट इज़ लर्न कर लेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट से अगर आता है, एंड देन एक वही जो रिएक्शन में एरो लगाते थे, इसके ऊपर आप लिखेंगे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ग्लूकोज क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है अब ये मैंने जो किया था ग्लूकोज पहले ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, हाँ। तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है यहाँ पर। ये जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज तो हमको, या हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो ये तो प्लांट्स को एनर्जी देता है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लांट्स क्या करते हैं, वो उसको बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये प्लांट्स में किस जगह पर होता है, ये उनकी ग्रीन लीव्स में होता है। कहाँ पर, कहाँ पर अक्कर करता है, ग्रीन लीव्स में, ठीक। अच्छा, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। हाँ, सर लीव्स में होता है, ठीक है। तो लीव्स के कौन से सेल में होता है? लीव्स के जितने भी सेल हैं ना, उनको क्या करता है कि जैसे लीव है, तो लीव में क्या होगा कि लीव में ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों सनलाइट के साथ में मिक्स होकर फूड बनाते हैं, और वो जो फूड है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और ये जो स्टार्च है, स्टार्च क्या है, ये रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पौधे को या जो भी ट्री है, उसको हम लगातार पानी दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अगले 2-3 दिन भूल गए पानी डालना, तो जो स्टोर्ड फूड है, स्टोर्ड फूड से वो अपना काम चला लेगा। सर ये नाम क्या है? 2-3 दिन सेल और का? चल जाएगा। उस साइट का जहाँ पर फूड नहीं, मैन्युफैक्चर होता सेल है। का नाम जो कुछ है क्या उसका? ऐसा कौन सा नाम बताया? वो कह रहे हैं कि लीव के अंदर कोई ऐसा सेल है जहाँ पर ये प्रिपरेशन होता है। हाँ, गार्ड सेल तो उसके लिए गार्ड सेल तो उसको कवर करने के लिए होता है। उसके साइड में सब्सिडरी सेल होता है। सब्सिडरी सेल होता है सर एक। उसके साइड में चलिए बताता हूँ आपको। नोट्स में तो मैंने ये चीज़ इंक्लूड अरे करी मैम ने नहीं है। पूछा था ये सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए मैं देखकर बताता हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि लीव के अंदर सेल के किस पार्ट में ये चीज़ होती है, फूड प्रोडक्शन, ये पूछना चाह रहे हैं। सर एनसीईआरटी पे दे रखा है। चलिए देखता हूँ। अच्छा देखिएगा, दिस ग्लूकोज फूड मेड इन द लीव्स इज देन सेंट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एज शोन इन द फिगर अबव। अब क्या होता है कि जब ग्लूकोज बनता है, यानी कि फूड जब बनता है, तो वो क्या होता है, वो शूट के थ्रू ही ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है।
Question है? The extra glucose is changed into another food called starch. This starch is stored in the leaves of the plant. तो जो एक्स्ट्रा फूड बनता है वो लीव्स में ही स्टार्च के फॉर्म में सेव हो जाता है, वो स्टोर्ड फूड है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसका यूटिलाइजेशन करता है प्लांट। दस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सर ये प्लांट तो कहते हैं क्या पता सर ह्यूमन क्यों नहीं करता? करता है ना, बॉडी में कर लेता है। हाँ बॉडी में फूड स्टोर करके रह लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लंच किया, जैसे लंच किया, लंच करने के बाद में अब डिनर का टाइम है। अब मान लो कुछ ऐसा हुआ कि डिनर के टाइम पर आपको खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, कहीं बिजी है या कुछ भी बात है, नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ी देर भूख लगेगी, उसके बाद भूख लगनी बंद हो जाती है, फिर हमें 2-3 घंटे बाद लगती है भूख। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी में जो स्टोर फूड होता है ह्यूमन बॉडी में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की हाँ, तो वो जो ग्लाइकोजन है वो फिर स्टोर वो रिलीज होने लगता है और वो फिर आपको एनर्जी दे देता है। तो ग्लूकोज की फॉर्म में सीधे सीधे क्यों नहीं करते, ग्लाइकोजन में क्यों, या नाम कुछ अलग देखिए करेंगे? ग्लूकोज जो है स्टोर्ड ग्लूकोज को ही ग्लाइकोजन बोलते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करते हैं भाई वो वो? है वो है हाँ। आदमी में नहीं एनर्जी थोड़ी ना सब आता है। पहले क्या होता है, हाँ, पहले इन दोनों के मन में कुछ सवाल आता है, फिर ये सोचती है कि मैं पूछूं, फिर जैसे ही मैं पूछता हूँ कि हाँ क्या, फिर लगता है तो नॉर्थ तब से इनको सवाल लगता है कि है हाँ कुछ ऐसे ही इनको लगता है, फिर ये अपना हंस के देने देने कुछ नहीं। अब इनका सवाल क्या था, सवाल ये था कि कुछ लोग जो खाते रहते हैं उनका क्या, उनका खाना खाने के लिए तो एनर्जी यूज होती है, स्टोर ही होता रहता है। फैट, उसमें क्या होता है, फैट की लेयर्स जो है, फैट की लेयर्स डिपॉजिट होती चली जाती है, और इसी की ये जो स्टार्च है ना, स्टार्च जो है ये स्टोर हो गया फूड, और फिर उसी की लेयर्स जो है लेयर पे लेयर जमा होती चली जाती है, वो फैट पे कन्वर्ट हो जाती है। तो मोटे क्यों नहीं होते बच्चा? हाँ, तो फिर तो मोटे क्यों नहीं होते? एक एज के बाद हो जाते हैं, अभी ग्रोथ में जा रही है सारी एनर्जी, चिंता मत करो। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखिए फोटोसिंथेसिस, अरे सुनिए, फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप्स कर लो, फिर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। फोटोसिंथेसिस के क्या? 3 स्टेप्स। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी, थर्ड है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। पेज नंबर 7 पर है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। इतना कर लीजिए बस, बाकी अगली क्लास में कराता हूँ। और पेपर आपका 27 को है। कौन सा बेटा? नहीं, जितना मैंने लिख रखा है ये समझ लो कुछ ज़्यादा ही लिख रखा है। हाँ, इतना ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। सर कल साइंस निकल दर्ज कर लो। मैं नहीं जानता भी नहीं। क्या बोल रहे हैं? 27 को, और शुरुआत कब से? 24 देखा बोला 24 को कौन सा? मैथ्स 24 के बाद सीधा 27 लगाता हूँ। आज 14 है ना? हाँ, मैं रेस्पिरेशन तक करा दूंगा, तब तक आपका बायोलॉजी हो जाएगा। 3 चैप्टर तो ग्राफिक का आगे चलो। चलिए जी, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ मैं सुबह देखा हर्षिता बेटा, मम्मी या पापा का नंबर दे दो। पापा को फोन करना है। सर गुड 40 गुड इवनिंग। ठीक है, मैं बात करूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है यस सभी चीज़? थैंक यू सर ओके, गुड इवनिंग। हेलो हेलो